नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन के इस वक्त के अहम सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर होंगी रवाना। तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति की करेंगे समीक्षा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, शिलान्यास। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। सभी राजनीतिक दलों के साथ संसद के सुचारू संचालन में सहयोग पर होगी चर्चा। ज़ंज़ीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मोईनी आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य में सहयोग बढ़ाने को लेकर होगी चर्चा। ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर भीषण हमले जारी। ईरान ने अमेरिका के साथ हुए अंतरिम समझौते को निलंबित किया। शांति की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। और फीफा विश्व कप का महामुकाबला आज। खिताबी मैच में स्पेन और अर्जेंटीना होंगी आमने सामने। वहीं इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर हासिल किया तीसरा स्थान। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोल्दोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना होंगी। उनकी यह यात्रा 25 जुलाई तक चलेगी। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा होगी। वहीं रोमानिया की यह 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है। इससे पहले 1994 में भारतीय राष्ट्रपति ने रोमानिया की यात्रा की थी। राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान तीनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा के पहले चरण में मोल्दोवा पहुंचेंगी। वहां वह राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इसके अलावा मोल्दोवा के प्रधानमंत्री और संसद अध्यक्ष इगोर ग्रोसू के से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा बेहद अहम है। यात्रा से पहले डीडी न्यूज ने रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार मोहापात्रा से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने भारत और उन देशों के बीच मजबूत होते राजनयिक संबंधों, व्यापार, संस्कृति और आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ईस्टर्न यूरोप के 3 देशों का महत्वपूर्ण दौरा कर रही है, जिसमें रोमानिया है, मोल्डोवा और नॉर्थ मैसेडोनिया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया के एम्बेसडर जो रोमानिया और मोल्डोवा के हैं, डॉक्टर मनोज कुमार मोहपात्रा। एम्बेसडर साहब, आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि ये जो दौरा हो रहा है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे बायलैटरल रिलेशंस जो इंडिया रोमानिया और इंडिया मोल्डोवा के हैं वो कितनी स्ट्रेंथन होंगी? ये महत्वपूर्ण इसीलिए है कि जो कंपोनेंट हम चाहते हैं हमारा वो सारे वो कंपोनेंट उसमें है। संपूर्ण विजिट हो रहा है। ये बिजनेस कंपोनेंट भी है, कम्युनिटी का कंपोनेंट भी है, पार्लियामेंट कंपोनेंट भी है एंड लीडरशिप का जो एंगेजमेंट है, नया कैसे आइडिया जो होगा। एंड इस दौरान भी हम जो कर रहे हैं जो पीपल टू पीपल कनेक्शन को जो स्ट्रेंथन करने के लिए मोल्डोवा में हमारा लगभग 1800 का 1900 का आसपास में जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर हायर स्टडी कर रहे हैं, पर्टिकुलर मेडिसिन और वेटरनरी साइंस में कर रहे हैं। जो पीपल टू पीपल कनेक्शन जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि और उसको आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट भी इंडिया में आए। अभी इंडिया के स्टूडेंट काफ़ी आदमी गए थे योगा एंड आयुर्वेद को पढ़ने के लिए। हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारा कंपनी जो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, whether health sector, agriculture sector, education sector or any sector that we are talking about, artificial intelligence का जहाँ पर
यूज हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा कंपनीज यहाँ पर भी यूज करें। एंड डिफेंस एक नया है, जब हमने खुद आत्मनिर्भर बन गए, डिफेंस का इक्विपमेंट्स हम खुद हमारे लिए मैन्युफैक्चर करें, हमारा कंपनीज दे वांट टू कम हियर, वहाँ पर आने के, वहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। भारत के जो बायलैटरल रिलेशन है इन कंट्रीज़ के साथ, और यहाँ पे किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देशवासियों को मिल रही है, तो इन सब चीज़ों पे बात हुई एम्बेसडर साहब के साथ, कैमरामैन पुत सिंह नेगी के साथ। मैं शबीर डार, डीडी न्यूज़, मोल्डोवा। दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित नॉर्थ मैसेडोनिया के साथ भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इन्हीं रिश्तों को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 से 21 जुलाई तक नॉर्थ मैसेडोनिया के ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पर रहेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की यह इस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। इस दौरे में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देने पर विशेष जोर रहेगा। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया के 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगी। ये दौरा ऐतिहासिक है एवं भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के बीच बढ़ती दोस्ती और भारत और यूरोप के बीच बढ़ते एंगेजमेंट का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। इस दौरान व्यापार, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। यूरोपीय संघ के बाजार तक शुल्क मुक्त निर्यात की सुविधा होने के कारण नॉर्थ मैसेडोनिया भारतीय कारोबारियों के लिए यूरोप में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण द्वार बनकर उभर रहा है। ये यात्रा बाल्कन क्षेत्र के देशों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को भी और मजबूत करेगी। The state visit of Honorable Rashtrapati Ji to North Macedonia will be historic, as it would be the first ever bilateral visit by an Indian president to that country. During the visit, Honorable Rashtrapati Ji will hold one-to-one and delegation level talks with the President of North Macedonia, who will also host a banquet in her honor. The President will meet Prime Minister and President of the Parliament of North Macedonia. She will also have an interaction with the business representatives and the Indian community. Honorable President will address a business forum along with the Prime Minister of North Macedonia. राष्ट्रपति मुर्मू का ये दौरा यूरोप के साथ भारत की लगातार बढ़ती रणनीतिक भागीदारी का भी संकेत है। इसी वर्ष भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर बातचीत पूरी हुई है, लेकिन भारत और यूरोप के बीच सहयोग केवल FTA तक सीमित नहीं है। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, संपर्क और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और व्यापक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। In our engagement with Europe in the last few years, there is a complete transformation. With the European Union as such, we have the various dialogue mechanisms which we have put in place, the agreements we have entered into, like the FTA, our engagement is not limited to big European countries. Now it is with every country of Europe. भारत और नॉर्थ मैसेडोनिया की दोस्ती भविष्य की ओर ओरिएंटेड है। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे के दौरान कई क्षेत्रों में हम सहयोग की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे कि उद्योग, टूरिज्म, सिनेमा और कल्चर। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ स्कोपिये, नॉर्थ मैसेडोनिया से डीडी न्यूज के लिए मैं जयंती झा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज अंतिम दिन है। गृह मंत्री आज राजधानी कोलकाता में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गृह मंत्री एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक स्थिति का बारीकी से आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही विकास और संस्कृति को बढ़ावा देते हुए अमित शाह कोलकाता के अलीपुर स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित देश के पहले म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने के लिए गृह मंत्री कोलकाता के बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में अमूल डायरी के अत्याधुनिक दही प्लांट का शिलान्यास भी करेंगे। बीस जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है।
ज़ंजीबार के राष्ट्रपति डॉक्टर हुसैन अली मुईनी 17 जुलाई से भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। डॉक्टर हुसैन अली मुईनी का शनिवार शाम को नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने दौरे के तीसरे दिन आज राष्ट्रपति मुईनी नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ भविष्य में सहयोग के नए रास्ते तलाशने को लेकर भी चर्चा करेंगे। डॉक्टर मुईनी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह यात्रा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को लगातार मिल रही नई गति का प्रतीक है। साथ ही दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे पीपल टू पीपल कनेक्ट और वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ के साझेदारों के रूप में साझा प्राथमिकताओं को भी यह यात्रा और मजबूत करने वाली है। नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियों और भविष्य को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन अगर सही समय पर सही इलाज और मार्गदर्शन मिल जाए तो नशे का शिकार व्यक्ति जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में नशा मुक्त भारत एक अहम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को जमीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में गोरखपुर का एहसास नशा मुक्ति केंद्र पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का ये नशा मुक्त केंद्र सिर्फ इलाज की जगह नहीं बल्कि उन लोगों के लिए नई उम्मीद का ठिकाना है जो नशे की अंधेरी दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं। एहसास नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र में आधुनिक चिकित्सा पद्धति, डॉक्टरों की निगरानी, मनोवैज्ञानिक परामर्श, योग, ध्यान और नियमित काउंसलिंग के जरिए लोगों को नशे की लत से बाहर निकाला जा रहा है। इलाज के साथ साथ यहाँ आत्मविश्वास लौटने और मुख्य धारा से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जाता है। करीब 10 दिनों से मैं इस नशा मुक्ति अभियान से जुड़ा हूँ। 10 दिनों पहले मेरी स्थिति यह थी कि मैं स्वयं के पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। 10 दिनों में बदलाव ये हुआ है कि मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरफ से मजबूत हुआ हूँ। पहले मैं जो था हमेशा ही नकारात्मक ऊर्जा की तरफ खींचा चला जाता था। 10 दिनों में बदलाव ये हुआ है कि मैं सकारात्मकता की तरफ बढ़ने लगा हूँ। केंद्र के निदेशक डॉक्टर सच्चिदानंद पिछले एक दशक में हजारों युवाओं का इलाज कर उन्हें नशे की गिरफ्त से बाहर ला चुके हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा नशा मुक्ति भारत अभियान समाज में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को इलाज और पुनर्वास के लिए भी प्रेरित कर रहा है। आज मैं लगभग 4000 से ऊपर मरीजों का इलाज कर चुका है और हमारे मरीज में लगभग 50 से 60 मरीज कंटिन्यू भर्ती रहते हैं और हम लोग ट्रीटमेंट मुहैया कराते हैं। जो नशे में पीड़ित मरीज होते हैं उनको ट्रीटमेंट, काउंसलिंग, योगा, थेरेपी और चीजें प्रोवाइड करते हैं हम लोग। इस केंद्र की सबसे बड़ी ताकत वो लोग हैं जिन्होंने खुद नशे को हराकर नई जिंदगी हासिल की। कई वर्षों तक नशे की लत में फंसे रहने के कारण इनके परिवार बिखरने की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन इस केंद्र ने इलाज और नियमित काउंसलिंग देकर इनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। मैं पिछले 3 साल से सिगरेट का कंजम्पशन कर रहा था। उसकी लत मुझे दिल्ली जाके अपनी पढ़ाई के पीरियड में लगी थी और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से उससे दूर हूँ, उसकी लत से, उसकी क्रेविंग से। पिछले 1 महीने से मैं इस संस्था में हूँ। मैं मेथाम्फेटामीन और कोकेन का नशा करता था और इस संस्था में आने के बाद आई फील रियली गुड। मैं फिज़िकली मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ और पीएम मोदी की जो योजना है 2047 तक हमारे देश को नशा मुक्त बनाना, ये बहुत अच्छी एक योजना को ला रहे हैं। नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार या किसी संस्था की नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। गोरखपुर का एहसास नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र इस बात का उदाहरण है कि सही इलाज, सहयोग और मजबूत इच्छा शक्ति मिल जाए तो नशे जैसी गंभीर समस्या पर भी जीत हासिल की जा सकती है। विकसित भारत 2047 की राह में ऐसे प्रयास न केवल युवाओं का भविष्य संवार रहे हैं बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त समाज की मजबूत नींव भी रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत
और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर संघर्ष तेज होने के बीच अमेरिका और ईरान ने शनिवार को एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। इस बीच ईरान ने अमेरिका के साथ करीब 1 महीने पहले हुए समझौते से पीछे हटने की घोषणा कर दी है। ईरानी मीडिया के मुताबिक काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी थी, लेकिन अमेरिका ने खुद समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिए तेहरान अब उसकी शर्तों का पालन नहीं करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमेनी ने भी अपने लिखित बयान में ट्रंप के समझौते ज्ञापन को बेकार बताया। दोनों देशों के बीच यह समझौता कई सप्ताह तक चले सैन्य तनाव के बाद हुआ था। इससे व्यापक वार्ता की उम्मीद जगी थी। हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच फिर से हमले और तनाव बढ़ने के बाद यह समझौता लगभग निष्प्रभावी हो गया है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि उन्हें लगता है कि ईरान के साथ हुआ युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। खेल की खबरों का रुख करेंगे। विश्व कप का फाइनल, 1 ट्रॉफी, 2 दिग्गज और इतिहास रचने का मौका। दुनिया की नंबर 1 टीम अर्जेंटीना और दुनिया की नंबर 2 टीम स्पेन आमने सामने होंगी विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े महासंग्राम के लिए। एक तरफ हैं लायनल मेसी, जिनकी नजर लगातार दूसरे विश्व कप जीतने पर है। दूसरी तरफ युवा जोश से भरी स्पेन की टीम, जो दूसरी बार विश्व कप जीतकर नए युग की शुरुआत करना चाहती है। यूरोप बनाम दक्षिण अमेरिका, पोजीशन बनाम काउंटर अटैक। फीफा विश्व कप का कारवां अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। एक तरफ है मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, तो दूसरी तरफ है यूरोप की नई ताकत स्पेन। एक और लियोनेल मेसी का आखिरी विश्व कप और लगातार दूसरी ट्रॉफी का सपना। दूसरी ओर युवा स्पेन की टीम दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतिहास लिखने को तैयार है। यह सिर्फ एक फाइनल नहीं, 2 खेल शैली, 2 महाद्वीपों और 2 पीढ़ियों के बीच की सबसे बड़ी टक्कर है। अर्जेंटीना अगर यह मुकाबला जीतता है तो लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतकर 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगा। वहीं स्पेन 2010 के बाद अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। दोनों टीमों ने फाइनल तक का सफर शानदार अंदाज में तय किया है। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, जबकि स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया। पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने अपने सभी 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि स्पेन 6 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंचा है। अटैक बनाम डिफेंस, इस महामुकाबले की सबसे बड़ी कहानी होगी अर्जेंटीना का तूफानी अटैक बनाम स्पेन की लोहे जैसी डिफेंस।
अर्जेंटीना टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीमों में शामिल है, जबकि स्पेन ने सबसे कम गोल खाए हैं और 5 क्लीन शीट के साथ अपनी रक्षात्मक मजबूती का दम दिखाया है। स्पेन का पोजीशन गेम विरोधियों को थका देता है, जबकि अर्जेंटीना के तेज काउंटर अटैक कुछ ही सेकंड में मैच का रुख बदल सकते हैं। यह मुकाबला दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीमों के बीच है, इसलिए हर पास, हर टैकल, हर सेव और हर गोल इतिहास का हिस्सा बन सकता है। दोनों गोलकीपर शानदार फॉर्म में हैं और फाइनल का दबाव उनके धैर्य की भी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। अनुभव बनाम युवा जोश। फाइनल में अनुभव और युवा जोश की भी सीधी भिड़ंत होगी। एक तरफ मेसी हैं जो अपनी विरासत को अमर बनाने के लिए आखिरी बार विश्व कप ट्रॉफी उठाने का सपना देख रहे हैं। दूसरी तरफ यामाल हैं जो नई पीढ़ी के सबसे बड़े सितारे के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ 90 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा समय में मिलेगा, जब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक टीम का नाम दर्ज हो जाएगा, विश्व विजेता के रूप में। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर टूर्नामेंट का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। रोमांच से भरपूर इस मुकाबले में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। मैच के निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी का रहा, लेकिन अतिरिक्त समय में इंग्लैंड ने 97वें मिनट और 111वें मिनट में लगातार 2 गोल दागकर 6-4 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारने वाली इंग्लैंड ने शानदार वापसी करते हुए विश्व कप अभियान का समापन कांस्य पदक के साथ किया, जबकि फ्रांस की टीम को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज जापान ओपन के फाइनल मुकाबले में कोर्ट पर उतरेंगी, जहां उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। इससे पहले अंतिम 4 में खेले गए रोमांचक मैच में चीन की चेन युफेई चोट के कारण मैच से हट गई। इस प्रकार चेन के रिटायर्ड हर्ट होने के बाद सिंधु ने मैच को 21-19, 15-10 से अपने नाम कर लिया। पीवी सिंधु 2024 के सैयद मोदी इंटरनेशनल के बाद पहली बार किसी फाइनल में पहुंची हैं। ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज और बैटन वाहक होंगी। भारतीय ओलंपिक संघ ने शनिवार को यह घोषणा की है। कॉमनवेल्थ गेम का उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026, जहां सबकी निगाहें टिकी हुई हैं ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन में, जो ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वज और बैटन वाहक होने वाली हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और भारतीय ओलंपिक संघ ने ये घोषणा की है। कॉमनवेल्थ गेम का उद्घाटन समारोह आपको बता दें कि 23 जुलाई को आयोजित होना है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं नया सवेरा आंचल गुलाटी गुंबर और मुकुल के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।